तो बराबर के वैल्यू का कुछ ना कुछ सामान अगर हमारे पास दुनिया को देने के लिए है तो हमारे पास हर चीज अट्रैक्ट आएगी। देखिए, कर्मा थ्योरी पास्ट जन्म की हो सकती है, इस जन्म की हो सकती है। कई बार आपके अकेले के कर्म नहीं, आपके परिवार के कर्मों का इंपैक्ट भी आपके ऊपर आएगा। कई बार फादर के कर्म जो हैं उसके कारण सन को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के कर्मों का असर पिताजी पे भी आ सकता है। आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हमारा जीवन क्या कहता है, हम किस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने माइंड को समझना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना मींस अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना, अपनी जिंदगी को समझना और कुछ नहीं समझना है, राइट। अपनी माइंड को समझना, दैट्स इट। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट मीन आपने सोचा और चीजें होने लग गई, राइट। होंगी, लेकिन कैसे होंगी वो समझना जरूरी है, नहीं तो गलत धारणाएं बन जाएगी। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ लेते हैं और फिर थोड़े दिन सोचते हैं, थोड़े दिन लिखते भी हैं गोल वोल, और उसके बाद वो पूरे नहीं होते, फिर कहते हैं ये पूरा नहीं होता, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। यस, इट इज नॉट प्रैक्टिकल दैट वे। जैसे आप सोच रहे हो वैसे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। हमने देखा E इक्वल्स टू mc², एक फॉर्मूला है। E यानी एनर्जी इक्वल्स टू मास प्लस स्पीड ऑफ लाइट। मास प्लस स्पीड ऑफ लाइट मतलब जो भी मास है उसमें स्पीड ऑफ लाइट, उसकी लाइट की स्पीड से जो भी निकल सके चीजें, उस स्पीड से अगर उस चीज को देखें, मास को देखें और उसमें लाइट को एंटर करवा दिया जाए तो आपको सब कुछ दिखेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होगी। इसको और डिटेल में साइंस वाले लोग शायद समझा पाएंगे, बट मैं इतना जानता हूं कि इसका मतलब है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड आउट ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमने देखा कि सिर्फ एक है, हमने देखा भगवान और एनर्जी की डेफिनेशन सिर्फ एक है, तो हमने देखा एनर्जी इज वन, गॉड इज वन, एंड हम भी सेम एनर्जी हैं, तो हम भी कौन है? गॉड हैं। इतना हमें समझ में आया। अब सवाल बहुत सारे हमारे पास बनते हैं। सवाल यह बनता है कि हाउ डू वी अट्रैक्ट एनीथिंग, जो भी हमें अट्रैक्ट करना है, बंगलो या कार या IAS ऑफिसर या जो भी हमें अट्रैक्ट करना है, हम कैसे अट्रैक्ट करें? तो आंसर यह है कि हमारे पास 100 रुपए हैं और बंगलो आता है 10 करोड़ रुपए में, तो हम 100 रुपए से धीरे 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 10 करोड़ रुपए की एनर्जी को अपने पास लेके आए। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि आपके लिए मनी इक्वल्स टू मनी, आपके लिए ये पैसा है, लेकिन एनर्जी वर्ल्ड में ये पैसा नहीं है। एनर्जी वर्ल्ड में पैसा इक्वल्स टू एनर्जी। वापस से इसके कुछ उदाहरण देता हूं आपको जिससे कि आपको क्लियर होगा। आपको लगता है कि मुझे पैसा चाहिए तब चीजें होगी, नहीं, आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए जिससे कि चीजें होगी। आपको पैसा नहीं चाहिए जिससे कि चीजें होगी, आपको चाहिए उतनी बराबर की ऊर्जा। आपको पता है आज से पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में ये होता था कि गांव में अगर किसी को अनाज लाना होता था तो वो क्या करते थे? अनाज के बदले में कपड़े दे देते थे, अनाज आ जाता था। बार्टर सिस्टम चलता था एंशिएंट टाइम से। कोई कहता था कपड़े दे दो तो बर्तन आ जाते थे, कोई कपड़े दे देता था तो अनाज आ जाता था, कोई बाजरा दे देता उसके बदले में मक्की आ जाती थी घर में। तो बार्टर सिस्टम हमारे यहाँ पे पहले से चल रहा है। पैसा तो हमने बाद में बनाया है, राइट। पहले स्वर्ण मुद्राएं आई होगी और कोई तरह का पैसा आया होगा, 25 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का भी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो उस जमाने से हम आ रहे हैं, तो पैसा तो बहुत बाद में आया, उसके पहले तो बार्टर सिस्टम था। यानी कुल मिला के आपको अगर इतना बर्तन चाहिए तो इतने कपड़े देने होते। तो बराबर के वैल्यू का कुछ ना कुछ सामान अगर हमारे पास दुनिया को देने के लिए है तो हमारे पास हर चीज अट्रैक्ट आएगी। करेक्ट और नॉट? अब देखिए, इसको वापस से समझते हैं। आपको मैं एक स्पिरिचुअल लीडर, लेट्स से स्वामी मुकुंदानंद जी या कोई भी स्पिरिचुअल लीडर की बात करें, हम श्री रविशंकर जी की, सदगुरु की बात करें, उनमें से किसी की भी बात कर लो आप। आर दे ऑल रिच? सभी लोगों के पास, उनमें से सबके पास दे आर ऑल वेल सेट, है ना। उनके सभी के बहुत अच्छे आश्रम से, सभी का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, बहुत सेवा कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके प्रोग्राम्स में आ पा रहे हैं। लेकिन उनमें से कईयों के खुद के पर्सनल बैंक अकाउंट भी नहीं है, न परिवार है, न कोई और है, न उन्होंने पैसा लोगों से मांगने के लिए दिमाग लगाया ज़्यादा, राइट। वो तो अपना काम कर रहे हैं और धीरे धीरे पैसा आ रहा है। अब दे डोंट हैव अ फैक्ट्री बट स्टिल दे आर रिच। अब बात करते हैं चलिए पॉलिटिशियंस की। मेनी पॉलिटिशियंस हैव लॉट ऑफ मनी, ऑलराइट, लेकिन उनके पास क्या फैक्ट्री है? नहीं, उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है।
उनके पास कोई धंधा नहीं है, उनका पॉलिटिक्स में ही दिन भर लगे हुए हैं, और उनमें से 80% पीपल आर रिच। क्यों? या तो वो रिच हैं, या वो जब चाहेंगे तब जितना पैसा उन्हें चाहिए उतना आ जाएगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि दे आर पावरफुल। ये लोग पावरफुल हैं, ये लोग नॉलेजेबल हैं, इन लोगों के पास नॉलेज है। जब नॉलेज है तो धीरे धीरे पैसा बहुत सारा आ गया, जब पावर है तो धीरे धीरे पैसा बहुत सारा आ गया। सो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है दोस्तों कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास पैसा हो तो ही कुछ चीज आपके पास आए। आपके पास 10 करोड़ हो तो ही बंगला खरीदोगे आप। आपके पास 10 करोड़ जितनी पावर भी हो सकती है, आपके पास 10 करोड़ जनरेट करने जितनी नॉलेज भी हो सकती है, और कोई आपको गिफ्ट दे सकता है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और वो कहते हैं कि यार मुझे अभी अभी है ना, एक बिल्डर ने, मैंने उसका केस जिता दिया, उसका 1000 बिल्डिंग का फ्लैट था या 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट था, मैंने उसको केस जिता दिया। मेरी जो फीस बनती थी वो तो उसने दी, साथ में मुझे 3 फ्लैट और दे दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैल्यू ऐड कर दी। बोले वो तो 3 तो उसने दिए, मैं अगर 10 मांगता तो वो 10 भी दे देता। बोलते मैंने इतनी वैल्यू उसके लाइफ में ऐड की क्योंकि उसका 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट जो था, वो प्रोजेक्ट मैंने बचा लिया। नहीं तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डूब जाता, तो मैं 10 फ्लैट भी मांगता तो वो 10 फ्लैट मुझे दे देता। इतनी वैल्यू एक इंसान किसी में ऐड कर सकता है। सो कुल मिला के आइडिया इज वेरी सिंपल। आइडिया इज टू रेज योर वाइब्रेशन, रेज योर एनर्जी, रेज योर स्टैंडर्ड, रेज योर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किस चीज की? एनर्जी की। रेज योर एनर्जी भी बोल सकते हैं आप इसको, या रेज योर स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं आपको इसको। आपको हर क्षेत्र में आपका स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी जिंदगी में अप्लाई करवाना है, यू विल हैव टू रेज योर वाइब्रेशन। आपकी एनर्जी का लेवल, आपका ऊर्जा का लेवल, आपकी वाइब्रेशन का लेवल। पीपल शुड सी यू एज वैल्यूएबल। दुनिया आपको एज वैल्यूएबल देखे किसी भी क्षेत्र में, या फिर समय आए, अपॉर्चुनिटी आए, उस समय आप वो वैल्यू शो कर पाए। करेक्ट? जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल थी, बहुत ज़बरदस्त वैल्यू थी, उन्होंने अध्यात्म में बहुत भयंकर उन्नति की। जिस समय उनके पास अपॉर्चुनिटी आई शिकागो धर्म सभा में बात करने की, पहले तो वो इंडियन समझ के उनको बोलने भी नहीं दे रहे थे, थोड़ा सा समय दे रहे थे 2-4 मिनट, लेकिन जब वो 5 मिनट के लिए स्टेज पर चढ़े और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, लोगों ने घंटों तक उन्हें सुना। उन्होंने अपनी ऊर्जा को पढ़ पढ़ के बढ़ाया, उन्होंने अपनी ऊर्जा को, वाइब्रेशन को कई तरह से बढ़ाया। एक पॉलिटिशियन, आप कहोगे पॉलिटिशियन के बारे में आप कई सारी चीज़ें कह सकते हो, है ना। सम पीपल माइट से जो पॉलिटिक्स में है, नहीं, पॉलिटिशियन अच्छे होते हैं। सम पीपल माइट से पॉलिटिशियंस बेकार होते हैं। आपकी धारणा आपके पास। लेकिन एक मिनट के लिए सोचते हैं, एक इंसान कैसे बना वो पॉलिटिशियन, कैसे बना वो, कैसे आया वो बड़े लेवल पे। वो इंसान यहाँ था और वो सबसे पहले अपने जिस कॉलोनी में वो रहता होगा उनके लोगों के साथ उसने कुछ काम किए होंगे, किसी का खड़ा रह के कुछ राशन दिलवाया होगा, किसी को कोई प्रमाण पत्र बनवाया होगा, किसी के कोई तो काम आया होगा। फिर लोगों ने कहा यार और कोई दिख नहीं रहा, इसको खड़ा कर दो, नगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे शहर लेवल पे उन्होंने लोगों के काम किए होंगे। शहर लेवल पे जो 5-6 लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों के कंपैरिजन में वो बढ़िया होंगे। लोगों ने कहा यार इसको यहाँ पे काम दे दो। उनको कोई तो चीज आती होगी, उनको लोगों को जोड़ना आता होगा, उनको अच्छा बात करना आता होगा, लोगों की सेवा करना आता होगा, कोई ना कोई अच्छी चीज उस पर्सन को आती थी और उसी से उसने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता गया। एक लेवल पे लोगों ने कहा यार इसको बात करना अच्छा आता है, इसके रिसोर्सेज अच्छे हैं, ये अच्छे कनेक्शन बिल्ड कर पाता है, चलो एक काम करो, इसको टिकट दे दो और टिकट देने के बाद इसको जिता दो। और ये जीत गया और ये पॉलिटिशियन बन गया। लेकिन कई लोगों को ये टिकट लेके जीतने की जर्नी में 30 साल सेवा देनी पड़ी, किसी को 10 साल देनी पड़ी, किसी को 20 साल देनी पड़ी। इतनी सारी ऊर्जा उन्होंने ऐड की, तब जाके टिकट मिला, तब जाके कुर्सी मिली, एंड तब जाके वो पावर जनरेट हुई कि आज उस कुर्सी के दम पे अगर वो कहें 1000 करोड़ चाहिए तो 1000 करोड़ अभी आ जाएगा। यानी 30 साल की एनर्जी लगी और एक ही डायरेक्शन में। तो दोस्तों मैं आपसे एक सिंपल सा बात कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, तो मान लीजिए ये बॉटल है, अब मुझे ये पानी पीना है, तो ये पानी कहां से निकलेगा? ऑलराइट, ये पानी मैं बॉटल खोलूंगा, पी लिया। अब मुझे कोई कहे हे भूपेंद्र आपके लिए पानी की बॉटल रूम में रखी है,
और ढक्कन भी बंद है, डोंट वरी, पानी है उसमें, आप जाइए पी लीजिए। कोई आए और इसमें एक छेद कर दे यहाँ, कोई आए इसमें एक छेद यहाँ कर दे, कोई आए इसमें एक छेद यहाँ करे, एक छेद यहाँ करे, एक छेद यहाँ करे, एनर्जी सब तरफ से ये वाटर लीक होता रहे। और मैं 15-20 मिनट बाद जब रूम में आऊँ और पानी के लिए पीने के लिए, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं पानी पीने के लिए बॉटल उठाऊँ और मैं देखूँ अरे ये क्या, पानी तो पूरा जमीन पे बिखरा हुआ पड़ा है, अरे कॉर्क तो बंद है, फिर पानी जमीन पे कैसे बिखरा, अरे भाई इसमें लीकेज होने के लिए बहुत सारे छेद कर दिए तुमने। तुम्हारी एनर्जी ऐसे ही दोस्तों, आपकी एनर्जी लिमिटेड है इस बॉटल की तरह। इस बॉटल में जितना पानी है, सपोज आपकी एनर्जी है, और आपकी एनर्जी एक ऐसे ही बॉटल बनाने की कोशिश करता हूं मैं, बनती है कि नहीं बनती देख लेते हैं। हाँ, तो मान लीजिए ये बॉटल है, यहां कॉर्क लगा हुआ है, आपकी एनर्जी पूरी यहां से बाहर चैनलाइज होनी चाहिए। मनुष्य की एनर्जी ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, मनुष्य की एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, लेकिन मनुष्य की ऊर्जा जो नीचे से ऊपर उठनी चाहिए उसी से पहले यहीं से लीक हो जाती है, यहीं से लीक हो जाती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीकेजेस मनुष्य की एनर्जी में है। जैसे पानी की बोतल में बहुत सारे छेद कर दें और पूरा पानी निकल जाए तो यहां से कोई भी पानी नहीं निकलेगा। दोस्तों कहने का मतलब है, आपके पास जो लिमिटेड ऊर्जा है, आपके पास जो लिमिटेड एनर्जी है, वो इनलिमिटेड एनर्जी आपके गोल पे लगनी चाहिए। लेकिन हमारी वो लिमिटेड एनर्जी छोटी सोच, आलस, नेगेटिविटी, कंप्लेनिंग, इनमें निकल जाती है। ये छेद हैं और इन छेद से सारी निकल जाती है। ये पंक्चर हैं हमारी इस एनर्जी में। आपके पास 24 आवर्स की एनर्जी है, आपके पास 365 दिन की एनर्जी है, आपके पास 30 डेज की एनर्जी है, राइट। ये 30 डेज में से अगर आप देखें तो काफ़ी समय आप सोते हैं, काफ़ी समय आप नेगेटिव रहते हैं, काफ़ी समय आप कंप्लेन करते हैं, काफ़ी समय आप आलस करते हैं, काफ़ी समय आपका मूड स्विंग होता है, काफ़ी समय आप मूड को लगाते नहीं हैं उन चीज़ों में जो कि करना चाहिए, और पूरा लीकेज हो जाता है। तो एनर्जी बचती ही नहीं है वहाँ लगाने के लिए जहाँ लगनी चाहिए। तो हमें इतना समझ में आ गया कि हमारा गोल है और उस गोल पे हमारी पूरी ऊर्जा लगनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा है तो आपने ही उसे ऑर्डर किया था, चाहे आपने आज ऑर्डर किया हो, चाहे आपने 10 साल पहले ऑर्डर किया हो, चाहे आपने 5 साल पहले ऑर्डर किया हो, चाहे आपने टीवी देख के टीवी का कोई चित्र आपने ऑर्डर किया हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई अखबार पढ़ के ऑर्डर किया, या आप कहीं ऐसी जगह बैठे थे जहाँ पे कोई ना कोई बैकग्राउंड में चीज़ चल रही थी, आपने कॉन्शियसली उस पर ध्यान नहीं लिया लेकिन अनकॉन्शियसली उस पर ध्यान दिया। आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है आपने ऑर्डर किया, आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है आपने ऑर्डर किया। तो कल किसी भाई का एक मैसेज आया मेरे पास, मैंने कमेंट में देखा, सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसी के साथ बहुत घिनौना अपराध हुआ हो और वो उसी आदमी ने ऑर्डर किया हो, ये मुझे समझ में नहीं आता। राइट सर, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी के साथ बहुत बुरी घटना घटी है, किसी के परिवार में कत्ल हुआ है, रेप हुआ है, या इस तरह का कोई खतरनाक क्राइम हुआ है, तो वो उसी पर्सन ने अट्रैक्ट किया, ये कैसे कह सकते हो आप? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग आतंकवादी हैं वो अच्छे हैं, ओके? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए, गहराई पे जाइए, सतह को मत सुनिए। मैं ये कह रहा हूं जो भी घटना घटी उसका सीड जो है, उसका बीज जो है, वो कहीं ना कहीं हमने बोया। वो घटना को अंजाम किसने दिया, ओके, ये मुझे नहीं पता। ये घटना को अंजाम किसी आतंकवादी ने दिया। अब आप उस आतंकवादी को फांसी लटकाइए, कोई बात नहीं है, ऑलराइट, आप इसे फांसी लटकाइए, जो करना है इसके साथ कीजिए। उस घटना को दुर्योधन ने अंजाम दिया या शकुनी ने अंजाम दिया, ये बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं महाभारत जो हुई वो सीड हो सकता है द्रौपदी ने भी बोया हो, वो सीड भीष्म पितामह ने बोया हो। हम दुर्योधन को बहुत बड़ा विलन कह रहे हैं, ओके, दैट इज डेफिनेटली देयर। तो दुर्योधन ने सारी घटनाओं को अंजाम दिया। दुर्योधन वो सारे सीड्स को बोने का एक क्या कहते हैं, उस फसल को काटने का निमित्त बना दुर्योधन। लेकिन इसके बीज हो सकता है उसी दिन बोए जा चुके थे जिस दिन भीष्म पितामह ने कहा कि यार मैं सबसे लायक शासक हूं लेकिन मैं आजीवन तख्त पे नहीं बैठूंगा। अब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। अब जब ये भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली, इस प्रतिज्ञा के परिणाम तो आने ही थे, इस कॉज के इफेक्ट तो आने ही थे। और ये प्रतिज्ञा भी उन्होंने क्यों ली?
क्या ये प्रतिज्ञा जायज थी? नहीं, शायद। ये प्रतिज्ञा भी उन्होंने ली, क्यों? क्योंकि उनके पिताजी शांतनु महाराज को, सत्यवती जी से उनको प्रेम हो गया था। शांतनु महाराज जब उनके पिताजी के पास गए, निषाद राज जी मुझे आपकी कन्या से प्रेम हो गया है, तो उन्होंने कहा हाँ प्रेम हो गया तो मैं क्या करूं? बोले प्रेम हो गया है यार, आपकी कन्या से विवाह करना है। बोले विवाह कैसे करेंगे आप? आपका तो पुत्र है, आपका पुत्र है, मेरी कन्या के पुत्र होंगे, वो तो राजगद्दी पे बैठेंगे नहीं, आपका वो बड़ा वाला पुत्र बैठेगा, फिर क्या मेरे कन्या के पुत्र जो हैं, आपके उस बड़े पुत्र जो कि राजा बनेगा, उसके आगे पीछे डोलते रहेंगे? मैं नहीं दे रहा आपको बेटी। शांतनु महाराज को लगा अरे यार, काबिल तो हमारा देवव्रत ही है, देवव्रत नाम था भीष्म पितामह का, काबिल तो हमारा देवव्रत ही है, देवव्रत को बिठाएंगे गद्दी पे। लेकिन जब उन्होंने ये शर्त रखी तो शांतनु महाराज ने उन्हें मना तो कर दिया, लेकिन उदास रहने लगे, बहुत उदास रहने लगे। धीरे धीरे भीष्म पितामह के कान में बात पड़ी कि यार मेरे पिताजी आजकल उदास रह रहे हैं, क्या रीजन है मेरे पिताजी उदास है? उन्होंने जब उदासी का कारण जाना तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। वो गए सत्यवती जी के फादर के पास और बोले हेलो सर, मेरे पिताजी के लिए आपकी कन्या का हाथ चाहिए। अब बेटा जा रहा है पिताजी के लिए लड़की देखने के लिए। बोले बेटा बना तो मैं तो, मेरे को क्या दिक्कत है यार, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूं, राजा के साथ संबंध करने में मेरे को कहां दिक्कत है? आई वुड डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, करूंगा भाई मेरे। लेकिन प्रॉब्लम तू है, प्रॉब्लम तू है कि कल को तू राजा बनेगा, मेरी पुत्री के बच्चे हमेशा बेकार रहेंगे, ये प्रॉब्लम है, वो तेरी सेवा करते रहेंगे। उसी समय भीष्म पितामह ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, तो एक काम करते हैं, मैं कभी आजीवन सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। हो सकता है गलती उसी वक्त हो गई हो। तो सत्यवती जी के फादर थोड़े मुस्कुराए, बोलते हैं अरे मेरे भाई थैंक यू सो मच, आपने ये प्रतिज्ञा ली, मैं बहुत गदगद हुआ। ये बात तो सही है कि आपकी प्रतिज्ञा पे आप अटल रहोगे क्योंकि आप क्षत्रिय हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कल को आप किसी से शादी करोगे और फिर आपके पुत्र रहेंगे, वो कहेंगे भैया वो मेरे पुत्री के पुत्रों से झगड़ेंगे कि भैया हमें राजगद्दी दो, तब क्या करोगे? तब कैसे होगा? तो भीष्म पितामह ने एक और प्रतिज्ञा ले ली। कौन सी प्रतिज्ञा? मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। और जैसे ही शांतनु महाराज को यह पता चला, ओ माय गॉड, मेरे बच्चे ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, और ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है, ये तो ऐसी प्रतिज्ञा है जो कि सच में कोई नहीं ले सकता, बहुत ही मजबूत प्रतिज्ञा है। तब से भीष्म पितामह, देवव्रत से भीष्म पितामह बन गए दोस्तों, भीष्म प्रतिज्ञा हो गई वो, और इसीलिए आज भी कहा जाता है भीष्म प्रतिज्ञा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भीष्म प्रतिज्ञा ही तो कहीं प्रॉब्लम नहीं बन गई, क्योंकि भीष्म पितामह जैसा योग्य पुरुष एक लेवल पे कहता है मैं राज नहीं करूंगा। दोस्तों कई बार जब आप योग्य होते हैं और आप राज नहीं करते, ये भी आपकी गलती है, और आपने कुछ अलग बीज बो दिए हैं उसी समय आपने कुछ गलत बीज बो दिए, गलत को सपोर्ट करने का बीज आपने बो दिया। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक बहुत बड़े सेठ थे, अनाज वनाज का व्यापार करते थे, बहुत सच्चाई से व्यापार करते थे और बहुत ही सादगी से व्यापार करते थे, और उनका व्यापार दिन दोनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। सेठ जी की एक पत्नी थी और उन पत्नी का भाई जो था वो बेरोजगार बैठा हुआ था। तो एक दिन पत्नी ने कहा मेरे भाई को अपने साथ काम पे रख लीजिए, 1 और 1 आप 11 हो जाएंगे, और जब आप 1 और 1 11 हो जाएंगे कारोबार और फलेगा फूलेगा। सेठ जी कन्विंस तो नहीं थे, लेकिन पत्नी की रिक्वेस्ट पे उन्होंने उसके भाई को भी रख लिया। अब व्यापार चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। थोड़े समय के बाद भाई व्यापार में पुराना हो गया, सेठ जी का उस पर अंधा विश्वास आ गया, और जब सेठ जी का अंधा विश्वास आ गया तो भाई ने क्या करना शुरू किया, मुनाफा कमाना शुरू किया कि जो अनाज था उसमें, अनाज में से मान लीजिए 100 किलो अनाज है एक बोरी के अंदर, उसमें से 5 किलो अनाज निकाल लिया, और 5 किलो अनाज की जगह उसने उसमें कंकड़ मिला दिए। अब ऐसी 1000 बोरी थी, तो 1000 बोरी में से 5 किलो उसने निकाला, तो 5000 किलो अलग से निकाल लिया, उसे अलग से बेच दिया, मुनाफा कमा लिया, और उन सभी 1000 बोरियों में उसने कंकर मिला दिए। और ऐसा चलता रहा थोड़े दिन तक। जब इस तरह की बात हुई, इस तरह की घटना हुई, तो अचानक से एक बहुत ही अच्छी सी बात हुई। मतलब एक बुढ़िया थी, एक बूढ़ी आंटी थी, उनके बच्चे की डेथ हो गई वो अनाज खा के। और जब उनके बच्चे की डेथ हुई, वो अनाज खा के बुढ़िया आई
सेठ जी को उसने कहा, आज मेरा बच्चा मरा है, तेरे बच्चे भी ऐसे ही अकाल मृत्यु मरेंगे। एंड दोस्तों यही हुआ। सेठ जी के 2 बेटे थे, दोनों अकाल मृत्यु मर गए। अब आप कहोगे, अरे सेठ जी को कैसे सजा मिली? सजा तो उस दूसरे आदमी को मिलनी चाहिए थी। दोस्तों यस, उसको तो मिलेगी ही मिलेगी, उसको भी मिलेगी, लेकिन उसको भी मिलती है जो कि कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में उस गलती को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो बीज बो रहा है पाप के। जब अंधा विश्वास करके किसी के कारण कुछ गलत हो रहा है, वहां पे पाप के बीज बोए जा सकते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि जब जब हम ये बीज बो रहे हैं, तब तब हम ऑर्डर कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी। देखिए, कर्मा थ्योरी पास्ट जन्म की हो सकती है, इस जन्म की हो सकती है। कई बार आपके अकेले के कर्म नहीं, आपके परिवार के कर्मों का इंपैक्ट भी आपके ऊपर आएगा। कई बार फादर के कर्म जो हैं उसके कारण सन को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के कर्मों का असर पिताजी पे भी आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम रेस्टोरेंट में गए, मैंने ऑर्डर किया मसाला डोसा, ऑलराइट, और आप भी मेरे साथ बैठे हैं। मैंने आपसे पूछा, अरे क्या खाओगे? आपने कहा नहीं, जो आपको मर्जी है वो खिला दो। और मैंने कहा 2 मसाला डोसा ऑर्डर करो। आपने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मैंने ऑर्डर किया और आपको भी अब वो ही खाना पड़ेगा। तो कई बार किसी और के कर्मांश का भी असर आपको आ सकता है, क्योंकि आपने उन कर्मांश को मौन स्वीकृति दे दी। इसीलिए आपने देखा होगा, अन्याय करने वाला जितना दोषी है, उतना ही दोषी अन्याय सहने वाला भी है। ये भी कर्म की श्रेणी में आता है, और ये ही बीज हैं जो हम बो रहे हैं। दोस्तों प्रेम बरसाते जाएं, आपकी दुआएं बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।